ग्रेजुएशन का दिन। प्रॉम क्वीन ने मुझे 40 लाख दिए और मुझे 3 साल के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बनने के लिए कहा। लेकिन 3 साल का समय हमारे समझौते को भुला देने के लिए काफी था। आज नींद और जागने के बीच की स्थिति में मैं रेंगते हुए उसके बिस्तर पर चला गया। हालांकि उसने मुझे लात मारकर दूर कर दिया। मुझे मत छुओ। बस इसी तरह शरीर और आत्मा की पीड़ा के बीच मैंने 2000 दिन और रातें बिताईं। आज मैं वास्तव में इसे और नहीं रोक सका। शियानुआन, चलो तलाक ले लेते हैं। मेरी एक बात की वजह से नाश्ते का खुशनुमा माहौल तुरंत जम गया। क्या तुमने इसके बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? अगर तुम तलाक का प्रस्ताव रखते हो तो तुम्हें मुझे 40 लाख का मुआवजा देना होगा। अगर तुम मुझे 40 लाख नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें वापस जेल भेज दूंगी। शिया नुआन ने धमकी भरे लहजे में बात की। वह अभी तलाक नहीं चाहती थी। 3 सालों ने उसे अपने पास शूई नाम के लड़के की आदत डाल दी थी। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चलो तलाक लेते हैं। उसके वापस आने तक इंतजार करना अच्छा नहीं होगा। इन पिछले 3 सालों में मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मैं 1 साल के भीतर तुम्हारे 40 लाख वापस करने का रास्ता निकाल लूंगा। क्या तुम्हारे पास आज समय है? चलो आज दोपहर को तलाक की प्रक्रिया पूरी करते हैं। उसके अहंकारी स्वभाव का मतलब था कि शिया नुआन मुझे दूसरा मौका नहीं देगी और हमें दोपहर की भी जरूरत नहीं पड़ी। सिविल अफेयर्स ब्यूरो खुलने के 10 मिनट के भीतर ही हम बाहर आ गए। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं और गाड़ी चलाकर चली गई। दरवाजे के बाहर खड़े होकर मेरी आंखें कड़वाहट से भरी थीं। इससे पहले कि वह 200 मीटर भी गई होती, एक फोन कॉल ने शिया नुआन को किनारे गाड़ी रोकने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, दूसरी तरफ से एक परिचित लेकिन अजीब आवाज आई। शिया नुआन, कल रात उसने फोन क्यों उठाया था? मैं वास्तव में बहुत खुश था और तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुरंत देश लौट रहा हूं। लेकिन जब मैंने बोलना खत्म किया तो वह वास्तव में वही था जिसने मुझे बताया कि उसे पता है। मुझे मत बताना कि तुम दोनों पहले से ही। डू जी थिंक, कृपया अपने दिमाग की गंदगी को दूर रखें। मेरा फोन कल रात पहली मंजिल पर रह गया था। क्या कुछ और है? मैं व्यस्त हूं। कॉल के बैकग्राउंड में दूसरी महिलाओं की आवाजें सुनकर शिया नुआन ने तुरंत फोन काट दिया। उसे अचानक लगा कि उसका सिर पहले किसी दरवाजे में दब गया होगा। वह ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती थी? तलाक और डूजी तेंग से घिन आने के बीच शिया नुआन में काम पर जाने की हिम्मत नहीं बची थी। वाइस प्रेसिडेंट वेन, जो बिना किसी कारण के कभी अनुपस्थित नहीं रही थीं, चमत्कारिक रूप से काम छोड़कर वैन परिवार के घर वापस आ गईं। शिया नुआन ने सीधे बेडरूम का दरवाजा धकेला। चैन नुआन्नू, जो अभी तक बिस्तर से नहीं उठी थीं, ने अपनी कीमती बेटी को देखने के लिए सिर घुमाया और खुद को कसकर गले लगा हुआ पाया। मां, मैंने शुई से तलाक ले लिया है। वैन हाउस में सुबह 11 बजे शिया नुआन को सोफे पर बैठकर अपने माता पिता के सवालों का सामना करना पड़ा। ओल्ड वैन एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी बेटी का बचाव नहीं किया और अपनी लाडली को डांट खाने दी। शियानुआन, तुम सच में नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि तुम हमेशा शू यी को कैसे परेशान करती थी, लेकिन तुम उससे तलाक कैसे ले सकती हो? इन सालों में तुम्हारा काम बहुत आसानी से चला है। तुम्हें क्या लगता है कि पर्दे के पीछे तुम्हारी मदद कौन कर रहा था? इनमें से कौन सा काम शू यी ने तुम्हारे लिए आधी रात को नहीं किया? उसने घर पर तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा। शू यी की प्रतिभा बर्बाद हो गई है। वह रोज तुम्हारे लिए नाश्ता और रात का खाना बनाता था, तुम्हारे नहाने का पानी निकालता था और यहां तक कि तुम्हारे अंतःवस्त्र भी धोता था। मुझे नहीं पता कि पिछली बार किसने मुझसे कहा था कि घर में एक मर्द का होना वाकई बहुत अच्छा है। अब तुम मुझे बता रही हो कि तुम्हारा तलाक हो गया है। शू यी की किस्मत ही खराब रही होगी कि उसका सामना तुम्हारे जैसी लड़की से हुआ। डांट पड़ने से शिया नुआन को बुरा लगा। उसने पलटकर बहस करने के लिए अपना सीना तान लिया। क्या मैं आपकी बेटी हूं या शू यी? मैं आपको बता रही हूं, शू यी ही था जिसने तलाक का प्रस्ताव रखा था। आपकी बेटी को छोड़ दिया गया है। यह सुनकर पास में खड़े ओल्ड वैन आपा खो बैठे। वह चिल्लाए और अपना फोन निकाला। उस लड़के से सवाल करना चाहते थे। उनकी बेटी वेनशु क्या उस लड़के के लिए काफी अच्छी नहीं थी? दुर्भाग्य से कॉल लगने से पहले ही चेन नुआन्नू गुस्से में चिल्लाई, क्या अभी भी तुम्हारी हिम्मत है कि फोन करके शूये से पूछो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि शूये ये कह देगा कि शिया नुआन के दिल में कोई और आदमी है? क्या वह डू परिवार के उस छोटे लड़के के वापस आने का इंतजार नहीं कर रही है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता या शूयी को नहीं पता? शिया नुआन, मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर तुमने उस डू परिवार के लड़के के साथ रहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे हाथों के सारे शेयर वापस ले लूंगी। फिर हम देखेंगे
कि क्या वह डू परिवार का लड़का तुम्हें लात मारकर भगाता है या नहीं। शेयर मेरे पिताजी के हैं। तुम अपने पिताजी से पूछो कि क्या वह तुम्हें उन्हें देने की हिम्मत करते हैं। ओल्ड वैन, क्या तुम मिलिट्री बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो। चेन नुआननू ने वैन शू को घूर कर देखा। इस बार वह अपनी पत्नी के साथ खड़े रहे। फिर उन्होंने माथा सिकोड़ा और शिया नुआन से धीरे से बात की। मेरा मतलब भी वही है जो तुम्हारी मां का है। मैं डूजी तेंग के साथ तुम्हारे रहने के लिए सहमत नहीं हूं। शिया नुआन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अपने माता पिता के प्रति गुस्सा था। उसने अपने दांत पीसे और बड़बड़ाई, अब शूयी ही है जो तुम्हारी बेटी को और नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि मैं शूयी को नहीं चाहती। कल रात डूजी थेंग ने मुझे फोन करके कहा कि वह वापस आ रहा है और लौटते ही मुझसे शादी करेगा। शूयी ने फोन उठाया। आज सुबह उसने तलाक का प्रस्ताव रख दिया। मुझे दोष देने से क्या फायदा। अगर शूयी इतना ही अच्छा है तो उसे जाकर ढूंढो। शिया नुआन के विरोध का चेन नुआन्नू पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी बेटी को मजाक उड़ाने वाली नजरों से देखा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मां होने के नाते तुम्हारी छोटी छोटी चालों को नहीं देख सकती। डूजी तेंग वापस आ रहा है ना। कल से मैं तुम्हारा घर आधी कीमत पर बेच दूंगी। चूंकि तुम्हारा तलाक हो गया है, इसलिए घर वापस रहने आ जाओ। अगर तुम रात 9 बजे के बाद वापस आने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। तुम भविष्य में जिसके साथ चाहो डेट कर सकती हो, बस डू के साथ नहीं। मैं आज अपनी बात यहीं छोड़ रही हूं। तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैं अभी शू ये को ढूंढने जा रही हूं और उससे बिल्कुल पूछूंगी कि वह तलाक क्यों चाहता था। शियानुआन, तुम बस यही उम्मीद करो कि शू ये मुझे सच न बताए। बोलने के बाद चेन नुआनू खड़ी हो गई और ओल्ड वैन को धमकी भरी नजर से देखा। अगर उन्होंने शिया नुआन को दरवाजे से बाहर जाने दिया तो वह किसी अच्छे दिन की उम्मीद न रखें। सैन्य पृष्ठभूमि से आने के कारण चेन नुआनू कभी भी घुमा फिराकर बात नहीं करती थी। वह शिया नुआन को समझाने के लिए नरम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगी क्योंकि ओल्ड वैन वह भूमिका निभाते थे। अगर वह सख्त नहीं होती तो कोई भी इस लड़की को नियंत्रित नहीं कर पाता। चेन नुआनू वापस कमरे में गई, प्रॉपर्टी के कागजात निकाले और शिया नुआन को घूर कर देखा। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे दूसरे चाचा तुम्हें पकड़ने के लिए सेना भेजें तो ईमानदारी से घर पर रहो। मैं आज घर बेचने जा रही हूं और फिर शूई को ढूंढूंगी। जाओ, ढूंढ लो। मुझे यकीन है कि मुझे कचरे के ढेर से उठाया गया होगा। जाओ, अपने बेटे शूई को ढूंढो। चेन नुआन्नू ने शिया नुआन को अनसुना कर दिया और सामने के दरवाजे से बाहर निकल गई। इस समय मैं यह न जानते हुए कि कहां जाना है, सड़क पर भटक रहा था। अचानक मेरे पुराने फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सासू मां, ये 3 शब्द देखकर मेरे माथे से तुरंत पसीना बहने लगा। मैंने कांपते हुए जवाब दिया, हेलो, तुम छोटे बदमाश। क्या यह बुढ़िया तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे रही है? एक बार फिर हेलो बोलकर देखो। मैं अभी सेना को फोन करूंगी और तुम्हें उड़वा दूंगी, तुम छोटे कमीने। मां, मुझसे गलती हो गई। ये हुई ना बात। दोपहर हो गई है और तुमने खाना नहीं खाया है ना? मैं पीपल्स किचन में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मैं शिया नुआन के साथ तुम्हारे तलाक के बारे में पूछना चाहती हूं। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे रही हूं। अगर तुमने आने की हिम्मत नहीं की, मुझे पता है, अगर मैंने आने की हिम्मत नहीं की तो आप मुझे पकड़ने के लिए सेना भेज देंगी। 10 मिनट, मैं मरते दम तक वहां पहुंच जाऊंगा। गर्मियों की सुबह बहुत गर्म थी। टैक्सी न मिल पाने के कारण मैं पूरे रास्ते दौड़ता रहा। जब मैं प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ तो मेरी सासू मां अपना फोन निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह नंबर मिलाने वाली हों। चैन नुआननू ने मुझे हाँफते हुए देखा और थोड़ा सिर हिलाया। बुरा नहीं है, तलाक के बाद भी तुम अभी भी मुझे, अपनी सासू मां को, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हो। मुझे बताओ, तुमने शिया नुआन को तलाक क्यों दिया? जवाब देने से पहले सोच लेना, वरना मैं सच में तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। यह देखकर मैं केवल झूठ बोल सका और दावा किया, मुझे नीचे कोई समस्या है, मैं निसंतान हूं। चलो, अस्पताल चलते हैं। मैं अभी शिया नुआन को फोन करूंगी और उसे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहूंगी। मैं अपनी सासू मां के सामने पूरी तरह असहाय था। मैं निश्चित रूप से अस्पताल नहीं जा सकता था। अगर उन्हें पता चला कि मैंने झूठ बोला है तो मैं सच में मारा जाऊंगा। मैंने आह भरी, कुर्सी पर बैठ गया और धीमी आवाज में कहा, शिया नुआन के साथ मेरी शादी सिर्फ एक सौदा थी। उस समय मैं मुसीबत में था। मेरी मां को सर्जरी की फीस के लिए 4 लाख की जरूरत थी। मेरे पास शिया नुआन से मुझे बचाने की भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमारी शादी इसलिए हुई क्योंकि उसने मेरी कोई मजबूरी पकड़ रखी थी। मैंने आप दोनों बड़ों को संभालने में उसकी मदद की। अब कॉन्ट्रैक्ट का समय खत्म हो गया है और मैं शिया नुआन को और देर तक नहीं रोक सकता। मेरी सासू मां के सामने चालाकी करना असंभव था। इससे मौत और भी बदतर होती।
मुझे ईमानदारी से सब स्वीकार करना पड़ा। हालांकि इकबालिया बयान के दौरान मैंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, लेकिन चेन नुआन्नू का ध्यान कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर नहीं लग रहा था। इसके बजाय उन्होंने माथा सिकोड़ा और सवाल किया, क्या मैं बहुत बूढ़ी हूं? नहीं, 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 आप बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हैं। तुम एक शब्द भूल गए। मां, आप बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हैं। बाहर हर कोई कहता है कि आप और शिया नुआन बहनें लगती हैं। चेन नुआन्नू संतुष्ट थीं। फिर वह बोली, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मैं इन 3 सालों को ऐसा मान सकती हूं जैसे तुम प्यार में थे। शिया नुआन में वास्तव में बहुत सारी खामियां हैं। वह साफ तौर पर बिखरी हुई रहती है, फिर भी दावा करती है कि उसे गंदगी से बीमारी है। उसमें जीवन जीने का कोई कौशल नहीं है। शिक्षा और खूबसूरती के अलावा उसमें और कोई खूबी नहीं है। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम शिया नुआन को बिल्कुल पसंद नहीं करते? इतने सालों में अगर तुम्हारे पास कोई कुत्ता भी होता तो उसके प्रति भी भावनाएं पैदा हो जाती, है ना? मैं ये नहीं कह रही कि तुम कुत्ते हो। मैं शिया नुआन की बात कर रही हूं, मेरी तेज तर्रार सासू मां। मेरे माथे से पसीना बहना बंद नहीं हो रहा था। मैंने इसे पूछा और मुस्कुराते हुए कहा, मां, आप मेरी पृष्ठभूमि जानती हैं। अगर उसने मेरी कोई मजबूरी न पकड़ी होती तो शिया नुआन जैसी लड़की इस जीवन में मुझसे कभी बात नहीं करती। क्या इस तरह की चीजों में सामाजिक स्थिति का मेल होना जरूरी नहीं है? भले ही मैं शिया नुआन को पसंद करूं, यह बेकार है। वह जिसे पसंद करती है वह कोई और है। तुम्हारा मतलब डू परिवार का वह छोटा बदमाश? वह डू जी तेंग केवल शिया नुआन के हाथों में चोंग शियांग ग्रुप के शेरों पर नजर गड़ाए हुए है। केवल शिया नुआन जैसी मूर्ख ही यह सोच सकती है कि उसका जांग भाई वास्तव में उसे पसंद करता है। तुम कहते हो कि तुम तलाक चाहते हो, लेकिन तुमने मां तक को नहीं बताया। अब क्या? जब डूजी तेंग वापस आएगा तो वह मूर्ख शिया नुआन आग में कूदने वाली है। क्या हम ओल्ड वैन की जीवन भर की मेहनत डू परिवार को दान में दे दें? मुझे बस इस बात का पछतावा है कि मैंने किसी बेटे को जन्म क्यों नहीं दिया। मेरी इन बातों का जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। सिर हिलाना भी सही नहीं था और न ही सिर झुकाना। सौभाग्य से चेन नुआननू ने मेरे लिए इसे ज्यादा मुश्किल नहीं बनाया। उसने अपने बैग से 1 लाख रुपए निकाले और मेरी तरफ फेंक दिए। तलाक है तो तलाक ही सही। मैं चेन नुआन्नू उस तरह की पुराने ख्यालात की महिला नहीं हूं। इन 3 सालों तक तुमने मुझे मां कहा। अब तुम मेरे दामाद नहीं हो। तुम मेरे लिए आधे बेटे जैसे हो। शिया नुआन कंजूस है। अगर तुम्हारे हाथ में 10,000 रुपए भी होते तो मैं अपना जीवन व्यर्थ मानती। अभी के लिए इन्हें रख लो। इस शहर को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। अगर बाद में मुझे और ओल्ड वैन को कुछ भी होता है तो तुम्हें अभी भी मदद के लिए आना होगा। अगर तुमने मना करने की हिम्मत की तो मैं सेना से तुम्हें उड़वा दूंगी। नहीं, नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। जब दूसरों से लेते हैं तो हाथ छोटे हो जाते हैं, खासकर जब वो कोई छोटी रकम ना हो। लेकिन मेरी इसे न लेने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपनी सासू मां के गुस्से को 1-2 दिन से नहीं जान रहा था। खाना खाते समय चिन्नुआन्नू अचानक बोली, क्या शिया नुआन अब चोंग शियांग में सम्मान पा सकती है? मैंने भरपेट खाते हुए सिर हिलाया। चैन नुआन्नू मुझे अपने दामाद को देखते हुए और भी पसंद करने लगी थीं। सुंदर शिया नुआन के लिए एक अच्छा मेल और बहुत प्रतिभाशाली। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और कहा, क्या तुम चोंग शियांग ग्रुप में वापस जाना चाहते हो? मैं ओल्ड वैन से कहकर तुम्हें प्लानिंग डिपार्टमेंट मैनेजर का पद दिला सकती हूं। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। मां, मजाक करना बंद कीजिए। अगर मैं चोंग शियांग वापस गया तो शिया नुआन को लगेगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। अब जब हमारा तलाक हो गया है तो चलिए कुछ दूरी बनाए रखते हैं। इसके अलावा चोंग शियांग के कर्मचारी शिया नुआन के साथ मेरे रिश्ते के बारे में नहीं जानते, लेकिन उच्च अधिकारियों ने मुझे देखा है। साथ ही वह व्यक्ति वापस आ रहा है। चाहे जो भी हो, मैं शिया नुआन का पूर्व पति हूं। अपनी पूर्व पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ चलते देखकर मुझे अभी भी दिल में बेचैनी होगी। इसलिए कृपया इस मामूली इंसान की जान बख्श दें, ठीक है? चेन नुआन्नू के चेहरे पर स्पष्ट रूप से थोड़ी निराशा थी। उन्होंने धीरे से आह भरी। तुम्हारे खून में मौजूद सारा स्वाभिमान हमारे ऊपर इस्तेमाल होता है और तुमने इसका एक अंश भी उस छोटी मूर्ख शिया नुआन को नहीं दिया। वह अभी भी मूर्खतापूर्ण तरीके से सोचती है कि तुम्हारी सारी क्षमताएं उसने सिखाई हैं। चूंकि तुम जिद कर रहे हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। लेकिन शिया नुआन से तलाक लेने की वजह से शादी करने की जल्दी मत करना। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आए तो मां को बताना। अगर प्यार से काम नहीं बना तो हम उन्हें पैसे से झुका देंगे। मैं अभी थोड़े समय के लिए डेटिंग नहीं करूंगा। मैं पहले परेशानियों को सुलझाऊंगा, फिर किसी रिश्ते के बारे में सोचने से पहले इस शहर में एक घर खरीदूंगा। मां, आपको अब माहजोंग खेलने जाना चाहिए। ये आंटी झाओ की चौथी कॉल है। जैसे ही मैंने बात की, चैन नुआननू का फोन बज उठा।
उन्होंने जवाब दिया और डांटने लगीं। जल्दी जल्दी जल्दी! क्या तुम मुझे मेरी कब्र तक पहुंचाने की जल्दी कर रही हो? मैं अपने दामाद के साथ खाना खा रही हूं और तुम मुझे इस तरह भगा रही हो। मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हारे पैसे जीतने जा रही हूं। क्या शुई तुम्हारे पास है? उसे साथ लाओ। बड़ी बहन को उसका अच्छे से ख्याल रखने दो। हाँ हाँ। शुई ने बहुत अच्छे व्यंजन बनाए हैं। आज रात साला घर पर नहीं है। ओह बेशर्म! मेरे दामाद को फुसलाने की कोशिश मत करो। बाहर बहुत सारे आवारा लोग हैं। शुई, तुम्हारी आंटी झाओ पूछ रही हैं कि क्या तुम आ रहे हो? नहीं नहीं आंटी झाओ, मुझे आज दोपहर कुछ काम है। मुझे शिया नुआन के लिए किराने का सामान खरीदने जाना है। इस मोड़ पर मैं अचानक ठिठक गया। पता चलता है कि आदतें वास्तव में बन जाती हैं। फोन पर महिला ने अपने दांत पीसे और कहा, चेन नुआनू, यहां आओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। तेज तर्रार सासू मां एक बहुत ही साधारण A6 में चली गईं। एक बार फिर सड़क पर लौटते हुए मेरा चेहरा कड़वा था, लेकिन फिर मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एक नया जीवन शुरू हो रहा है। सिगरेट खरीदने का समय आ गया है। मेरी सोच अपेक्षाकृत सकारात्मक थी। सिगरेट का एक पैकेट खरीदने के बाद मैं घर ढूंढने के लिए एक रियल एस्टेट एजेंसी में गया। अंत में मैंने एक ऊंची कीमत वाला पेंट हाउस डुप्लेक्स चुना। 40 लाख का कर्ज केवल मितव्ययी होने से नहीं चुकाया जा सकता। कर्ज चुकाने के लिए केवल बचत पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर शिया नुआन पहले से ही टूटने की कगार पर थी। घर बिक चुका था। उसकी मां ने लापरवाही से शिया नुआन को बताया था कि वह महाजोंग खेलते समय आंटी झाओ से घर हार गई थी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो झाओ नाम की उस महिला को ढूंढ लो। इस आंटी झाओ के बारे में, जिसने बचपन से ही शिया नुआन को उन्हें दीदी कहने के लिए मजबूर किया था, शिया नुआन ने हमेशा उनसे दूरी बनाए रखने का सिद्धांत अपनाया था। ये बुजुर्ग महिला, जो अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार नहीं करती थी, उसका पीछा करके पूछती थी, शू यी की सहन शक्ति कैसी है? इससे अनुभवहीन शिया नुआन को समझ नहीं आता था कि क्या जवाब दे। इस मामले में शिया नुआन कागज की एक सफेद चादर की तरह शुद्ध थी। इस समय शिया नुआन बिस्तर के पास सुध बुद्ध खोकर बैठी थी। क्या वह वास्तव में डूजी तेंग को पसंद करती थी, या उसने उसे केवल एक आध्यात्मिक सहारे के रूप में माना था? वह कई सालों से विदेश में था। वास्तव में समय ने पहले ही सब कुछ धो दिया था। जब उनकी नई नई शादी हुई थी, तब एक लंबी दूरी की कॉल देर रात तक चलती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, देर रात कम होकर 1 घंटे की रह गई। अंत में उसे इसलिए काट दिया जाता था क्योंकि मैं आवाज देता था, खाने का समय हो गया है। मैं उन दिनों भी जल्दी जाग जाता था जब वह हर महीने सबसे ज्यादा असहज महसूस करती थी। मछली के सिर के टोफू सूप या शायद पोर्क रिब सूप का एक कटोरा पकाने के लिए मैं उसके लिए कंपनी ले जाने के लिए थर्मस में अदरक और गोजी पानी तैयार करता था। एक पल में शिया नुआन खो गई। उसके दिमाग में डूजी तेंग की आकृति धुंधली होती गई, जबकि मेरा चेहरा और भी साफ होने लगा। शिया नुआन इसे सहन नहीं कर सकी। वह वही थी जिसे मैंने छोड़ा था। वह ऐसी परिस्थितियों में खुद को इस आदमी के बारे में सोचने की अनुमति नहीं देगी। ऐसा महसूस करते हुए जैसे वह टूटने वाली है, शिया नुआन ने अपनी चाबियां और फोन उठाया और घर से बाहर निकल गई। एक बार में शिया नुआन ने इस अजीब माहौल को देखा। उसने हिम्मत जुटाई और उस जगह चली गई जहां वह पहले कभी नहीं गई थी और जिसे वह मन ही मन नापसंद करती थी, लेकिन उसे अपनी भड़ास निकालने की जरूरत थी। शराब पीते ही शिया नुआन और भी नाराज हो गई। वह इस शुई के बारे में इतनी कृतज्ञता से कैसे सोच सकती थी? थोड़ा बेहतर खाना पकाने, कमरे को कुशलता से साफ करने, कपड़े ज्यादा साफ धोने, थोड़ा होशियार होने और थोड़ा ज्यादा सुंदर होने के अलावा उसमें और कौन सी खूबियां थीं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आदमी ने वास्तव में तलाक का प्रस्ताव देने की हिम्मत की और मुझे, शिया नुआन को छोड़ दिया। पहले से ही नशे में धुत शिया नुआन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि डूजी तेंग उसके दिमाग में कहीं नहीं था। शराब लोगों को मदहोश नहीं करती, लोग खुद को मदहोश कर लेते हैं। हेलो सुंदर, क्या आप मुझे अपने लिए ड्रिंक खरीदने का मौका दे सकती हैं? शिया नुआन को याद नहीं आ रहा था कि कितने लोग उसके पास उसे लुभाने आए थे। वह बस अकेले शांति से पीना चाहती थी। वह लगभग 41 साल के इस आदमी की ओर मुड़ी जिसने ब्रांडेड कपड़े पहने थे और माथा सिकोड़ लिया। मेरा वार्षिक वेतन 6 अंकों में है। मेरे पास 10 लाख से ज्यादा की घड़ी है। मेरे घर में डिप्टी ब्यूरो स्तर के रिश्तेदार हैं। क्या मुझे आपके साथ ड्रिंक पीनी चाहिए? अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, मुड़ा और चला गया। उसके लहजे से वह महसूस कर सकता था कि यह महिला उससे पूछ नहीं रही थी, बल्कि उसे बता रही थी कि जो कुछ भी उसने बताया वह उसके पास पहले से ही था।
जब शिया नुआन उठकर जाने ही वाली थी तभी एक और युवक उसे लुभाने के लिए पास आया। मुझे थोड़ा सम्मान दो, मेरे दोस्त वहां से सब देख रहे हैं, इधर आओ और ड्रिंक पियो। अकेले रहना बहुत अकेलापन भरा है। हे बहन, ये पैर बहुत सुंदर हैं। अगर तुम्हारा भाई उन्हें छुए तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? दफा हो जाओ। शिया नुआन ने अपनी ड्रिंक उस युवक के चेहरे पर फेंक दी। अधेड़ उम्र का आदमी जो दूर जाने ही वाला था वापस मुड़ा और पास ही बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह नायक द्वारा सुंदरी को बचाने के अवसर का इंतजार कर रहा हो। युवक ने पूरी तरह से अपना मान खो दिया था, दिखावा करना बंद कर दिया और अपने दांत पीसते हुए गाली दी, कुतिया, और जोर दिखाने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन उसका हाथ नहीं गिरा, उसकी कलाई पकड़ ली गई थी। युवक के बगल में एक मोटा लड़का दिखाई दिया। शेन झिजिंग, अगर तुम यहां जोर दिखाओगे तो क्या तुम बाहर ले जाए जाना चाहते हो? हर कोई ऐसा नहीं होता जिसे तुम छू सको, समझे? दूर से शेन झिजिंग के दोस्तों ने भी असामान्य स्थिति देखी और उठकर इधर आ गए, लेकिन मोटे लड़के ने देखा तक नहीं। उसने शेन झिजिंग का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर शिया नुआन की ओर देखकर धीरे से और गर्मजोशी से मुस्कुराया। भाभी, आप यहां अकेले क्यों आए? इस समय नशे में धुत शिया नुआन ने भ्रमित आंखों से मोटे लड़के को देखा, अपना सिर झुकाया और उत्सुकता से पूछा, शूयी का भाई, धर्म भाई। मेरा उपनाम सुन है, बस मुझे फू बाओ कहें। ये बार मेरे चाचा बहन और अन्य लोगों द्वारा खोला गया है। यहां सुरक्षित रहें भाभी। आप यहां गाड़ी चलाकर आएं। इतनी देर रात यह सुरक्षित नहीं है। अगर ये कमीने कोई गंदी हरकत करते तो अच्छा नहीं होता। मैंने अभी भाइये को फोन किया है, वह जल्द ही पहुंचने वाले होंगे। शूये आ रहा था। शिया नुआन नहीं जानती थी कि वह क्यों घबरा गई। वह कांपते हुए बार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। ऐसा क्यों था कि जितना वह इस आदमी को नहीं देखना चाहती थी, उतना ही वह उसे संबंध नहीं तोड़ पा रही थी। शिया नुआन जाना चाहती थी और शेन जिजिंग के लोग निश्चित रूप से सहमत नहीं हुए, चिल्लाते हुए कि उन्हें स्पष्टीकरण चाहिए। सुन, फू बाओ ने माथा सिकोड़ा, एक कुर्सी उठाई, उपद्रवियों की ओर इशारा किया और गाली दी। क्या तुम में से कोई भी अपनी किस्मत आजमाना नहीं चाहता? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी तुम्हें हटाने की हिम्मत नहीं होगी? ऊपर जाओ और उन्हें खेलना बंद करने के लिए कहो। कोई यहां परेशानी खड़ी कर रहा है। मेरी भाभी के चाचा प्रांतीय सार्वजनिक सुरक्षा विभाग से हैं। यहां परेशानी पैदा करने के बारे में सोचना भी मत। हर कोई जानता था कि वे किसी मुसीबत में फंस गए हैं और थोड़ा डर महसूस करते हुए वे उदास होकर चले गए। दूर बैठा अधेड़ उम्र का आदमी ये देखकर कि सुंदरी को बचाने का कोई अवसर नहीं है, थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वह जाने की जल्दी में नहीं था। वह देखना चाहता था कि इस लिली का आदमी कौन है। जैसे ही शिया नुआन लड़खड़ा रही थी और बार से बाहर निकलने वाली थी, वह सीधे अंदर आते हुए किसी से टकरा गई। प्रिंसेस कैरी। मैंने शिया नुआन को अपनी बाहों में उठा लिया। सुन फूबाओ मुस्कुराते हुए मुड़ा और बार से बाहर चला गया। देखने वाले भी समझ गए उसका आदमी आ गया था। तुमने शराब पी और फिर भी गाड़ी चलाई। अगर फूबाओ ने तुम्हें नहीं देखा होता तो क्या तुम बस गाड़ी चलाकर वापस चली जाती और इस तरह की जगह पर आना? अगर आज फूबाओ यहां नहीं होता तो क्या तुमने परिणामों के बारे में सोचा है? चेहरा होने का क्या फायदा? शिया नुआन ने मेरी बाहों में प्रिंसेस कैरी की मुद्रा में रहते हुए अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी हालत देखूं। मैं उसे और ज्यादा डांटने के लिए बहुत आलसी था और जाने के लिए मुड़ा। हालांकि जैसे ही हमने बार के दरवाजे से बाहर कदम रखा, हवा शिया नुआन को लगी और उसने मुझ पर उल्टी कर दी। इस समय मैं लगभग टूटने वाला था। मैंने अपने दांत पीसे और चिल्लाया, मुझे वास्तव में तुम्हें अभी मां के पास ले जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हमारा अभी तलाक हुआ है और तुम यहां आकर नशे में धुत हो रही हो। मुझे कार की चाबियां दो। शिया नुआन ने मुझे धुंधला देखा और संघर्ष करते हुए चिल्लाई, वह मेरी मां है, तुम्हारी मां नहीं। फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मां के घर भेज दूंगा। मेरे पास घर की चाबियां नहीं है। शिया नुआन, क्या तुम घर जाने की योजना नहीं बना रही थी? मुझे सच में गुस्सा आ रहा था। शिया नुआन मेरी बाहों में एक बच्चे की तरह छिप गई जिसने कोई गलती की हो। कुछ ही समय बाद मैंने सुबकने की आवाज सुनी, शुये, अब मेरा कोई घर नहीं है। मेरी मां ने मेरा घर बेच दिया। कोई चारा न होने के कारण मैं उसे केवल उसी घर में ले जा सका जिसे मैंने अभी किराए पर लिया था। पूरी रात सोफे पर सोने के बाद जागने पर मुझे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ और उससे भी बुरा तब लगा जब मेरे अनछुए बिस्तर पर कब्जा कर लिया गया था। मेरी नींद फोन से खुली। भोर होने से पहले शिया नुआन का फोन लगातार बज रहा था। धुंधली हालत में उसे उठाकर जवाब दिया। दूसरी तरफ से तुरंत चेन नुआनू की शेर जैसी दहाड़ और एक दोस्ताना अभिवादन आया।
तुम छोटी लड़की जब वापस आओगी तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। मैंने अभी कहा था कि नहीं, देर रात बाहर नहीं रुकना, और तुमने पहले ही दिन ऐसा करने की हिम्मत की। चेन नुआन्नू की दहाड़ खत्म होने के बाद मैंने धीरे से कहा, मां, मैं शू यी हूं, शिया नुआन मेरे साथ है। फोन तुरंत काट दिया गया। मैंने भ्रमित होकर अपने हाथ में पकड़े फोन को देखा। उसी क्षण एक टेक्स्ट मैसेज आया, ओल्ड वैन और मैं यात्रा पर जा रहे हैं। शिया नुआन को अपने पास ही रहने दो, मुझे भी सुकून महसूस हो रहा है। अगर उसने मुझे फोन करने की हिम्मत की तो मैं उसे मिलिट्री बॉक्सिंग का स्वाद चखा दूंगी। मैंने भ्रम में फोन की ओर देखा। मेरी सासू मां को शिया नुआन की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। खैर, ऐसा लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। हम 3 साल तक साथ रहे। जब मैं उलझन में था, शिया नुआन चुपचाप मेरे पीछे आ गई। मेरा फोन चेक कर रहे हो? जब हमारा तलाक नहीं हुआ था तब तो मैंने तुम्हें मेरा फोन चेक करते नहीं देखा। जब मैं डूजी तेंग को कॉल कर रही थी तब भी तुमने नहीं पूछा। तलाक के बाद मेरा फोन क्यों चेक कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? मैं शिया नुआन की तरफ मुड़ा, जिसने अभी तक अपना चेहरा भी नहीं धोया था। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। शिया नुआन, अगर तुमने फिर से शराब पीने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से मां को बता दूंगा। मुझे भूख लगी है। शिया नुआन ने जानबूझकर शराब पीने के विषय को टाल दिया। उसने अपना फोन लिया और मेरे सामने ब्लैकलिस्ट खोली। वहां डूजी तेंग का नंबर था। उसने फोन सोफे पर फेंक दिया और हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम की तरफ फुदकते हुए चली गई। शिया नुआन की पीठ को देखते हुए मेरी भावना बहुत अजीब थी। तलाक हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और हम फिर से साथ रह रहे हैं। बाथरूम से गाने की आवाजें सुनकर मैं खड़ा हुआ और रसोई की ओर चल दिया। नाश्ता बनाते समय मैंने अपनी सासू मां की बातें उसे बता दी। मां और ओल्ड वैन यात्रा पर गए हैं। उन्होंने कहा कि वे घर की चाबियां साथ ले गए हैं। मां ने तुमसे मेरे साथ रहने को कहा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पहले साथ नहीं रहे हैं। शुई, जल्दी करो, मुझे आज काम पर जाना है। इन बेशर्म शब्दों को सुनकर मेरा मन हुआ कि कढ़ाई लेकर बाथरूम जाऊं और शिया नुआन से अपनी जान की लड़ाई लड़ूं। ये किस तरह की स्थिति है? शादी खत्म हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है, मेरी पीठ पर 40 लाख का कर्ज है, और फिर भी हम फिर से साथ रह रहे हैं। मेरे अंतर मन ने मुझे विरोध करने के लिए कहा। मैंने एक गहरी सांस ली। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मुझे भी तैयार होकर बाहर निकलना है। आज मेरी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू है। जैसे ही मैंने बात की, शिया नुआन ने बाथरूम से अपना आधा सिर बाहर निकाला। शुई, क्या तुमने कल रात वापस आने पर मेरे कपड़े धोए थे? क्यों ना तुम काम करना छोड़ दो और बस मेरे नैनी बन जाओ। नहीं, अपनी पूर्व पत्नी और उसके पुराने प्रेमी को प्यार मोहब्बत करते हुए देखना। भले ही हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट थी, फिर भी एक आदमी के नाते मुझे कुछ सम्मान चाहिए, है ना? पुराना प्रेमी? तुम्हारा मतलब डूजी तेंग? शुई, तुम जल रहे हो, है ना? शुई, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं कुछ नहीं बोला। शिया नुआन दबाव बनाती रही। बेबस होकर मैं रसोई से नाश्ता बाहर ले आया। शुई, जब तक तुम यह कहोगे कि तुम जल रहे हो, मैं डूजी तेंग को नहीं चुनूंगी। मैं जल रहा हूं, लेकिन अब तुम्हें नाश्ता करने की जरूरत है, समझी? साथ ही मेरे लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मुझे फिर से तुम्हारे जीवन का ख्याल रखना शुरू करना होगा। वह तुम्हारा सम्मान है, शुई। तुम्हें नहीं पता, कल रात बार में इतने सारे लोगों ने मुझे खाने के लिए अप्रोच किया। हम दोनों ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। तलाक के बाद हमारे बातचीत करने का तरीका बदल गया था। अब मैं शिया नुआन के अधीन नहीं था और शिया नुआन अब मेरे साथ नैनी जैसा व्यवहार नहीं कर रही थी। वह बार वाली घटना के बारे में मेरे सवाल पूछने से डर रही थी, और साथ ही यह सुनकर कि मैं जल रहा हूं, उसका मूड बहुत अच्छा था। उसकी उदासी दूर हो गई थी और उसने यहां रहने का विरोध नहीं किया। मेरा अंतर्मन हालांकि विलाप कर रहा था। मेरी किस्मत किसी से भी बदतर है, लेकिन 40 लाख तो फिर भी चुकाने ही होंगे। नाश्ते के दौरान मुझे ग्लोरी ग्रुप से जवाब मिला कि उनके पास आज इंटरव्यू के लिए समय है। उसके बाद मैं झूमते हुए ग्लोरी ग्रुप के मुख्यालय तक पहुंचा। जैसे ही मैं नई चुनौती का सामना करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, एक बड़ी लाल रैप्टर गाड़ी मेरी नाक के पास से तेजी से गुजरी। डर के मारे मेरा आत्मविश्वास तुरंत गायब हो गया। जब मैं होश में आया तो रैप्टर दूर जाकर रुक चुकी थी। एक महिला बाहर निकली। काली बॉडीकॉन स्कर्ट, 7 या 8 सेंटीमीटर ऊंची एड़ी के जूते। महिला की कदकाठी बहुत आकर्षक थी और उसका पहनावा साहसी था, लेकिन मेरी आंखों में यह महिला वह अपराधी थी जिसने लगभग मेरी जान ले ली थी। इससे पहले कि मैं बहस करने के लिए ऊपर जा पाता, वह आकर्षक महिला दौड़ती हुई गई और ग्लोरी ग्रुप के दरवाजों के पीछे गायब हो गई। मैंने अपनी ठुड्डी खुजलाई और चुपचाप विचार किया, यह महिला अच्छी इंसान नहीं लगती।
ग्लोरी ग्रुप के मानव संसाधन विभाग के इंटरव्यू कार्यालय में मैं एक कुर्सी पर 3 इंटरव्यूअर्स के सामने बैठा था, 2 पुरुष और एक महिला। यह एहसास मुझे पुलिस स्टेशन में पूछताछ की याद दिला रहा था। बीच में बैठी महिला इंटरव्यूअर पहले बोली, पहले अपना परिचय दें। मेरा उपनाम झाओ है और मैं एचआर विभाग की मैनेजर हूं। मैं आपको बेहतर ढंग से समझने के लिए आपसे सवाल पूछूंगी। ये दोनों आपके जवाबों और अनुभव के आधार पर फैसला करेंगे कि क्या हम साझेदारी कर सकते हैं। ग्लोरी ग्रुप में सभी कर्मचारी कंपनी के साथ साझेदारी में होते हैं। यहां कोई रोजगार एम्प्लॉयमेंट नहीं है। साथ ही ग्लोरी ग्रुप अन्य समूहों की तुलना में थोड़ा अधिक मानवीय है। अब मैं कंपनी के सिस्टम का परिचय दूंगी और आप विचार कर सकते हैं कि इंटरव्यू जारी रखना है या नहीं। मैनेजर झाओ के हाव भाव बहुत सौम्य थे और उनके शब्दों में कोई अहंकार नहीं था। इससे मुझे बहुत सहज महसूस हुआ। कंपनी सिस्टम के बारे में जानने के बाद मैंने व्यक्त किया कि मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। मैनेजर झाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराईं। चोंग शियांग ग्रुप की तुलना में हम ग्लोरी में अपने कर्मचारियों के साथ अधिक मानवीय व्यवहार करते हैं। काम पर आना कोई गुलामी का दस्तावेज साइन करने जैसा नहीं है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। जैसे आपको हमसे संतुष्ट होना जरूरी है, वैसे ही हमें आपसे संतुष्ट होना है। पहले अपना परिचय दें। मैंने मुस्कुराहट बटोरी और धीरे से कहा, शुई, हान जाति, 25 वर्ष, तलाकशुदा। मेरे पास चोंग शियांग ग्रुप के प्लानिंग विभाग में 3 साल का अनुभव है। मैंने कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स प्लान किए हैं और ग्लोरी ग्रुप की प्लानिंग में भी भाग लिया है। मेरी शिक्षा केवल हाई स्कूल तक है। पहले साल में घर पर एक दुर्घटना हो गई थी, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। क्या मैं आपके तलाक का कारण पूछ सकती हूँ? मेरी पूर्व पत्नी के साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि में बहुत बड़ा अंतर था। मैं उसे पीछे नहीं खींचना चाहता था। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी यूनिफॉर्म वर्ल्ड से निपटने के लिए एक योजना बनाएं, तो आप कहां से शुरू करेंगे? मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म वर्ल्ड को निशाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक ब्रांड है जो निचले स्तर, लो एंड का रास्ता अपना रहा है। इसके मुख्य ग्राहक ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग हैं। यूनिफॉर्म वर्ल्ड चोंग शियांग डिपार्टमेंट स्टोर को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, बदलाव चुनने का एक रास्ता। ग्लोरी डिपार्टमेंट स्टोर मुख्य रूप से पैसा कमाने के लिए गोल्ड स्टोर्स और लग्जरी काउंटरों पर निर्भर है। यूनिफॉर्म वर्ल्ड की नकल करना अनावश्यक है और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, आपने चोंग शियांग ग्रुप क्यों छोड़ा? क्या घर से बहुत दूर होना एक कारण माना जा सकता है? ठीक है, आपको कल रात तक जवाब मिल जाएगा। मैं मिस्टर शू के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। कमरे से बाहर निकलते समय मैं अभी भी सुध-बुध खोया हुआ था। जैसे ही मेरा एक पैर दरवाजे से बाहर निकला, मैं अचानक पीछे मुड़ा और एक सवाल पूछा, नीचे वह रैप्टर गाड़ी, क्या वह कंपनी की गाड़ी है? इस सवाल के पूछते ही तीनों इंटरव्यूअर्स के चेहरे थोड़े शर्मिंदा हो गए। मैनेजर झाओ खड़ी हुई और झिझकते हुए बोली, मिस्टर शू, आप घायल तो नहीं हुए? वह कार वास्तव में कंपनी की ही है। बस, मैं समझ गया। जब मैं कार के मालिक से मिलूंगा तो उन्हें 2 थप्पड़ मारूंगा। मुझे रूखा होने के लिए दोष मत देना। वह 8 सेंटीमीटर की ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थी और उसने लगभग मेरी जान ले ली थी। मैं जा रहा हूं। मैं चला गया। तीनों इंटरव्यूअर्स एक दूसरे को देखते रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी वाक्य रिकॉर्ड किया जाना चाहिए या नहीं। साहिबा पहली बार ऊंची एड़ी के जूते पहनकर गाड़ी नहीं चला रही हैं और कंपनी में हर कोई जानता है, सुबह 9 बजे के आसपास प्लाजा पार मत करो। निश्चित रूप से अपना नंबर मत छोड़ो। निश्चित रूप से फुटपाथ पर चलो। मैनेजर झाओ ने आह भरी। मुझे लगता है कि वह अच्छा है। चलिए, उसे आजमाने के लिए रख लेते हैं। वैसे भी 1 महीने का प्रोबेशन पीरियड है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि उसे 1 महीने के भीतर बिना किसी कारण के निकाला जा सकता है। जहां तक उसके लगभग टकरा जाने की बात है, तो इसे हमारी साहिबा की ओर से स्वागत उपहार समझें। आखिरकार हम सभी ने इसका अनुभव किया है। यह ग्लोरी ग्रुप में एक परंपरा बन गई है। लिफ्ट का इंतजार करते हुए मेरे मन में डर बना हुआ था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यह तलाक का प्रतिफल है? पहले तलाक, फिर चेन नुआन्नू से डांट, फिर शिया नुआन का वापस आना, आज सुबह कार से लगभग मौत। और इंटरव्यू भी आदर्श नहीं था। लिफ्ट खुली। जैसे ही मैं अजीब ख्यालों के साथ बाहर निकला, मुझे अपने सीने पर कोमलता का एहसास हुआ। इससे पहले कि मैं देख पाता कि सामने क्या है, मेरे पेट पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। फिर मेरे कानों में तीखी डांट गूंजी। क्या चलते समय तुम्हारी आंखें नहीं होती? इस महिला का फायदा उठा रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? शब्द खत्म होने से पहले ही किसी ने मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे थप्पड़ मार दिया। अपने बाल फिर से पकड़े जाने पर मैं आग बबूला हो गया। मैंने हाथ बढ़ाया और उस महिला के बाल पकड़ लिए। महिला के मुंह से चीख निकल गई और उसकी ऊंची एड़ी ने मेरे जूते पर जोर से पैर मार दिया। फिर मेरी कराह निकल गई।
इस बार मैंने अपने सामने वाले व्यक्ति को साफ देखा। ये वही महिला थी जिसने अभी मुझे लगभग मार ही डाला था। मुझे बताओ तुम किस विभाग में हो? ये महिला तुम्हें अभी नौकरी से निकालने जा रही है, मुझे छोड़ो। बोलते हुए महिला की पकड़ और मजबूत हो गई। खुद को शरीफ न मानते हुए मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने अपने दांत पीसे और चिल्लाया, मैं तुम्हारी कंपनी से नहीं हूं। तुमने नीचे मुझे लगभग टक्कर मार दी थी। मैं बस तुम्हें ढूंढने की जगह तलाश रहा था। इस हंगामे ने देखने वालों को इकट्ठा कर लिया। इंटरव्यू के लिए जिम्मेदार तीनों लोग भी दौड़कर आए, क्योंकि ये दो आवाजें बहुत परिचित थीं। जब एचआर मैनेजर झाओ ने यह नजारा देखा तो वह तुरंत दंग रह गईं। जल्दी छोड़ो, प्रेसिडेंट लियू आप भी छोड़िए, छोड़िए, कर्मचारी देख रहे हैं। शुई, तुम पहले छोड़ो। प्रेसिडेंट लियू एक लड़की हैं। प्रेसिडेंट लियू, मैं। मैनेजर झाओ, उसका हाथ छोड़िए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस महिला ने हाथ नहीं छोड़ा। उसने वास्तव में अपना सिर झुकाया और मेरी गर्दन पर काटने की कोशिश की। ये देखकर मैनेजर झाओ ने जल्दी से समझाया और बीच बचाव किया। अंत में प्रेसिडेंट लियू को अपना हाथ छोड़ना पड़ा। इस समय हम दोनों एक दूसरे को गुस्से और बिखरी हुई हालत में देख रहे थे। लियू रुयेन नीचे झुकी, जैसे मुझ पर कुछ फेंकने वाली हो। मैनेजर झाओ ने जल्दी से प्रेसिडेंट लियू को समझाने के लिए गले लगाया और मुझे पहले जाने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि वह बाद में फोन करके प्रेसिडेंट लियू की ओर से माफी मांगेंगी। मैं बुदबुदाया और लिफ्ट में चला गया। किस्मत ही खराब है। लियू रुयेन ने अपने बाल ठीक किए और धीरे से कहा, मैनेजर झाओ, क्या आप इस व्यक्ति को जानती हैं? मैनेजर झाओ ने उसकी स्कर्ट ठीक करने में मदद की और धीरे से उत्तर दिया, प्रेसिडेंट लियू, वह आज इंटरव्यू के लिए आया था। अभी नीचे वह लगभग आपकी गाड़ी की चपेट में आ गया था। अच्छा, समझ गई। हैंडसम लड़कों को देखकर मुझे चिढ़ होती है। मैं केवल देख सकती हूं लेकिन खा नहीं सकती। अगर मैं उसे मारकर खत्म नहीं करती तो मैं उसे और किस लिए रख रही हूं? इंटरव्यूअर से कहो कि उसे कल काम पर आने के लिए कहें, मेरे बाल पकड़ने और मेरा फायदा उठाने के लिए। देखते हैं कि मैं उसे खेल खेल में कैसे सबक सिखाती हूं। यह कहकर लियू रुयेन चली गई। जब वह गई तो उसने अपनी स्कर्ट उठाई और अपनी सेफ्टी पैंट अंदर खींची। हर कोई गुस्से में था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। कंपनी हर तरह से अच्छी थी, सिवाय इस जनरल मैनेजर के जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देती थी। मैंने कंपनी छोड़ी और मुझे एक टेक्स्ट मैसेज मिला कि मुझे स्वीकार कर लिया गया है। इसमें बताया गया था कि मैं सोमवार यानी परसों से काम शुरू कर सकता हूं। सारी प्रक्रियाएं फ्रंट डेस्क से पूरी की जा सकती हैं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई भेड़ बाग की मांद में जा रही हो। मैं मना नहीं कर सकता था। ग्लोरी ग्रुप मेरी योजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। केवल यहीं मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता था। शिया नुआन के साथ रहने के 3 सालों ने महिलाओं के बारे में मेरी सारी खूबसूरत कल्पनाएं तोड़ दी थीं। अकेले रहने वाली महिला का कमरा इतना गंदा क्यों होगा? शिया नुआन के बारे में सोचते हुए मैंने अपनी सासू मां को फोन किया और पूछा कि पुराना जोड़ा कब वापस आएगा। कॉल कनेक्ट हुई। शिया यी, आह, तुम्हारी मां महाजोंग खेल रही है। हम सान्या में हैं। फोन पर महाजोंग मशीन की आवाज सुनकर मुझे लगा कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। क्या बकवास कारण है? वे दोनों बस नहीं चाहते थे कि शिया नुआन वापस जाकर उनकी 2 लोगों की दुनिया में खलल डाले। लेकिन मेरी वास्तव में शिया नुआन को वापस भेजने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे ओल्ड वैन और मेरी सासू मां का सम्मान रखना था, और शिया नुआन का भी। आखिरकार मैंने ही तलाक का प्रस्ताव दिया था। शिया नुआन के बारे में सोचकर मुझे अपना जीवन और भी अंधकारमय लगने लगा। कौन कल्पना कर सकता था कि वह वाइस प्रेसिडेंट, जिसके बारे में चोंग शियांग में अफवाह थी कि उसे गंदगी से बीमारी है, घर पर किसी सुअर से कम नहीं थी। इस युवती ने मुझे समझा दिया कि अपने हाथों से कभी बसंत का पानी न छूने का क्या मतलब होता है। सब आंसू हैं। एक आलीशान विला में चेन नुआन नू पहले ही महाजोंग की मेज से उठ चुकी थीं। बाहर जाने का उद्देश्य ओल्ड वेन से निपटना था, जिनके मुंह से कुछ फिसल गया था। साधारण कपड़ों में ओल्ड वेन ने अपनी पत्नी की ओर देखा, जिसने कई सालों से उन पर अपना शासन चलाया था, और उनका चेहरा दुखी था। उन्होंने आह भरी, पत्नी, क्या तुम्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह वाकई ठीक है? क्या कोई परेशानी होगी? चेन वान्नू ने एक संतरा छीला और ओल्ड वेन को थमा दिया, माथा सिकोड़ते हुए। उन 2 बच्चों के बीच बहुत कुछ चल रहा है। मैंने लगभग स्थिति समझ ली है। साथ ही उस छोटी एहसान फरामोश लड़की ने हमें फोन करके कहा कि वह घर आना चाहती है। हाँ, उसे शूयी की सेवा करवाने की आदत हो गई है। तुम चिंता मत करो, हमने 3 साल तक शूयी को देखा है। उसका चरित्र कैसा है क्या तुम नहीं जानते? मैं तुम्हें गुप्त रूप से बताती हूं। शूयी सिगरेट पीता है, लेकिन उस छोटी एहसान फरामोश के लिए उसने 3 साल तक एक भी सिगरेट नहीं पी। उसे क्या परेशानी हो सकती है?
ओल्ड वैन ने संतरा नीचे रखा और चेन नुआन्नू की ओर देखा। उन्होंने माथा सिकोड़ा। शुई का सिगरेट पीना सही है, लेकिन मेरा सिगरेट पीना मौत की सजा है। चेन नुआन्नू, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। मैं आगे बढ़ रही हूं या नहीं? क्या हम अभी भी तलाक ले सकते हैं? मैं आज खुश हूं। मैं तुम्हें 2 सिगरेट पीने की इजाजत देती हूं। ओल्ड वैन जैसे शाही फरमान पाकर खड़े हो गए और अपने पुराने दोस्तों के साथ सिगरेट पीने के लिए बालकनी की ओर दौड़ पड़े। वास्तव में चेन नुआन्नू ने शिया नुआन को फोन किया था। जब तक वह अपनी गलती मान लेती, उसे घर की चाबियां मिल सकती थीं और वह घर जा सकती थी। नतीजतन उस छोटी एहसान फरामोश ने एक शब्द भी नहीं कहा और फोन काट दिया। इसका साफ मतलब था कि उसे कोई सहारा मिल गया है। फिर चिंता क्यों करें? चेन नुआन्नू महाजोंग की मेज पर वापस आ गईं। मैं सुपरमार्केट में ट्रॉली लेकर घूम रहा था और सोच रहा था कि रात के खाने में क्या बनाऊं। अंत में मैंने सुअर की अंतड़ियां, कुछ फलियां और मशरूम खरीदे और घर लौट आया। इस समय शिया नुआन वापस आ चुकी थी। उसने अपने लिए पीले कार्टून भालू वाले पजामे का एक सेट खरीदा था और सोफे पर बैठकर आलू के चिप्स खाते हुए टीवी देख रही थी। मुझे सीढ़ियों पर खड़ा देखकर उसने चिप्स नीचे रखे और चिल्लाई, शुए, मुझे भूख लगी है। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्या तुम यहां लंबे समय तक रुकने की योजना बना रही हो? शिया नुआन ने जोर से सिर हिलाया। मैं खाने और किराए के लिए पैसे दे सकती हूं शुई, मुझे छोड़ दिया गया है। मैंने अपनी मां को फोन किया और उन्होंने फोन नहीं उठाया और मुझे डांटते हुए एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा। मुझे वह मैसेज दिखाओ। उसे डिलीट कर दिया। क्या तुम मेरा फोन चेक करने के मौके की तलाश में हो? लो, लो, मैं बाथरूम जा रही हूं। शिया नुआन ने हवा में मुक्का मारा और खुशी जताई, डू जी तेंग। वह सच में ब्लैकलिस्ट में था। कोई कारण नहीं। शिया नुआन बस नहीं चाहती थी कि वह आदमी उसे रुकावट महसूस कराए। उसे विदेशी लड़कियां पसंद हैं। ये बहन अब तुम्हारी सेवा नहीं करेगी। जब मैं सब्जियां धो रहा था, शिया नुआन पीछे हाथ बांधकर चुपके से रसोई में आ गई। उसने सिंक में रखे सामान को उत्सुकता से देखा और धीमी आवाज में कहा, ये सब वही चीजें हैं जो मुझे खाना पसंद है। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं आज वापस नहीं आऊंगी? मैंने सब्जियां धोते हुए सिर तक नहीं घुमाया और शांति से जवाब दिया, क्या तुम्हें रसोई की गंध से नफरत नहीं है? यहां क्यों खड़ी हो? मैं खाने के मामले में नखरेबाज नहीं हूं। अगर तुम नहीं भी आती तब भी मैं यही बनाता। शुई, तुम वाकई बदल गए हो। मर्द चंचल होते हैं। तलाक के कुछ ही दिन हुए और तुम मेरे साथ इतने ठंडे हो गए। मत भूलो, ये बहन अभी भी तुम्हारी लेनदार है। मेरा पैसा वापस करो। और अगर तुम नखरेबाज नहीं हो तो तुमने क्रैब क्यों नहीं खरीदे? केकड़े हमेशा शिया नुआन ही खरीदती थी, खाने के लिए तैयार। शादी के बाद के सालों में हमारा सिर्फ एक बार झगड़ा हुआ था और उसकी वजह यह थी कि शिया नुआन ने केकड़े खरीदे और मुझसे उन्हें पकाने के लिए कहा। मैं ऐसा नहीं कर सका और उन्हें मछली के टैंक में रख दिया। फिर अगले दिन मैंने शिया नुआन को उबलते बर्तन में एक एक करके जिंदा केकड़ों को भाप देते देखा। उस पूरी शाम मेरा चेहरा उतरा रहा। मैंने न रात का खाना बनाया, न बर्तन धोए और न ही रसोई साफ की। शिया नुआन जानती थी कि उसने कुछ गलत कह दिया है। मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। मैं मुड़ा और रसोई से बाहर निकल गया। जैसे ही शिया नुआन ने सोचा कि मैं फिर से हमला करने वाला हूं, मैं हाथ में दही का डिब्बा लेकर वापस आया। जाओ सोफे पर बैठो और इसे पियो। यहां मुझे परेशान मत करो। तलाक के बाद से मैं अब शिया नुआन के अधीन नहीं था। मेरे स्वभाव में औरतों को खुश करने का कोई इरादा नहीं था। सब बराबर हैं, भले ही तुम अब लेनदार हो। शिया नुआन वहां से नहीं गई। उसे नहीं पता था कि जब वह कह रही थी कि मैं बदल गया हूं तो वह भी बदल गई थी। शायद उनके बीच का रिश्ता बदल गया था। अब पति पत्नी नहीं रहे। आंतों, इंटेस्टाइन्स में और मिर्च डालो, इससे स्वाद बेहतर आता है। क्या तुम भूल गई कि कैसे रात के 2 बजे तुम दर्द से बिस्तर पर तड़प रही थी? तुमने आधी रात अस्पताल में बिताई थी। ये शादी के दूसरे साल की सर्दियों की बात थी। शिया नुआन चिल्लाई कि उसे बॉइल्ड फिश खानी है, वह भी सबसे तीखी वाली। फिर आधी रात को उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उसे आंतों में ऐंठन, इंटेस्टाइनल स्पैम्स हुई है। न ड्रिप काम आ रही थी न कुछ और। आखिरकार मेरे पास शिया नुआन को पानी पिलाते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं पूरी रात बिस्तर के पास बैठा रहा, जबकि वह रात भर रोती रही। उसकी वजह से दूसरों की नींद खराब हो रही थी, इसलिए मेरा अस्पताल के लोगों से झगड़ा होते होते बचा था। शिया नुआन को भी यह घटना याद थी। पहले उसे लगता था कि यह मेरा कर्तव्य है। अब इसके बारे में सोचकर उसे थोड़ी खुशी महसूस हो रही थी। आखिरकार यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। तो फिर कम मिर्च डालना, इसे ज्यादा देर तक पकाना। क्या सूप है? अंडे का सूप? युवती, अगर तुम खाली हो तो क्या नौकर की मदद करोगी और बर्तन चम्मच यहां ले आओगी? ठीक है, शू ये।
जब शिया नुआन रसोई से बाहर निकली तो अनजाने में मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रात के खाने में 3 सब्जियां और एक सूप था। अगर शिया नुआन यहां नहीं होती तो शायद मैं खाना भी नहीं बनाता। मेज पर हम दोनों में से कोई नहीं बोला। हम चुपचाप खाते रहे, जैसे उन 3 सालों की जिंदगी में लौट आए हों। खाने के बाद मैंने बर्तन समेटे और शिया नुआन ने खुद आगे बढ़कर उन्हें धोने में मदद की। जब मैं सोफे पर वापस आया और पढ़ने के लिए अपना कंप्यूटर निकाला तो शिया नुआन कपड़े बदलकर वहां आ गई। शूयी, क्या तुम नीचे टहलने चलना चाहते हो? ये राजकुमारी तुम्हें और फ्लावर प्रोटेक्टर बनने का मौका देगी। नहीं, जा रहे हो या नहीं? मुझे कुछ चीजें देखनी है। शिया नुआन आगाबूला हो गई और एक गहरी सांस ली। फिर उसने फूलों जैसी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और मीठी आवाज में पुकारा, शू भाई, खाना खाने के बाद मैं नीचे टहलने जाना चाहती हूं। चुप रहो, ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। मैं शिया नुआन के इस जादुई हमले का सामना नहीं कर सका और हार मान ली। बिना मेकअप के भी शिया नुआन बहुत खूबसूरत थी। उसकी अच्छी लंबाई और लंबी टांगें उसे और आकर्षक बनाती थीं। वह जहां भी जाती एक नजारा बन जाती थी। उसके साथ मैं भी हैंडसम लग रहा था। हम तुरंत पूरी सोसाइटी के आकर्षण का केंद्र बन गए। बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचकर शिया नुआन चिल्लाई कि वह अब और नहीं चल सकती और पानी खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाना चाहती है। मैंने सुपरमार्केट और फिर अपने घर की ओर देखा, फिर सिर हिला दिया। घर जाकर पीते हैं। शिया नुआन बुदबुदाई, कंजूस, और फिर सुपरमार्केट की ओर दौड़ पड़ी, जबकि अभी कह रही थी कि वह चल नहीं सकती। वहीं रुककर मैंने बास्केटबॉल कोर्ट की ओर देखा और सोचा कि थोड़ा खेल लेता हूं। तभी एक 20 साल के लड़के का टखना मुड़ गया और कोर्ट पर एक खिलाड़ी कम हो गया। सबकी नजरें मुझ पर पड़ी। एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या मैं थोड़ी देर खेल सकता हूं। लंबे समय से बास्केटबॉल को नहीं छुआ था, इसलिए मैं थोड़ा अनभ्यस्त था। 2 पास न पकड़ पाने के बाद लोगों ने मुझे हिकारत से देखा। स्वाभिमानी होने के नाते मैं ऐसे हार मानकर नहीं जा सकता था। मैंने अपनी जैकेट उतारी और वापस कोर्ट पर उतरा। बॉल पकड़ने के बाद मैंने हमला करने में जल्दबाजी नहीं की, अपनी लय ढूंढने लगा। जैसे जैसे पसीना बहा मेरी लय बेहतर होती गई। 3 पॉइंटर, स्टील्स, असिस्ट, सिवाय रिबाउंड के मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में पहुंच गया था। जैसे ही मैं थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था, कोर्ट पर मौजूद लड़कों का अंदाज अचानक बदल गया। उनमें जैसे किसी ने जोश भर दिया हो, उनकी रफ्तार बढ़ गई और वे डंक मारने लगे। मैं हैरान था। तभी मैंने देखा कि घायल लड़का कोर्ट के बाहर एक तक देख रहा था। मैंने मुड़कर देखा तो पाया कि शिया नुआन वापस आ गई थी, एक कुर्सी पर बैठी थी और फोन पर बात कर रही थी। मेरे पति को डोर टू डोर सर्विस की जरूरत नहीं है, वह स्नैक्स नहीं खाते। शिया नुआन मासूम और गंभीर लग रही थी। फोन के दूसरी तरफ से एक मीठी मोहक आवाज आई, अरे बहन, तुम वहां गलत हो। कौन सा मर्द भटकता नहीं है? घर के फूलों की तुलना जंगली फूलों की खुशबू से नहीं की जा सकती। तो फिर वह जंगली फूल नहीं खाते, गंदा है। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति चुप हो गया। शायद इस बात से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। शिया नुआन ने फोन पर कहा, आंटी, आप बहुत आत्मविश्वासी हैं। मेरे पति को केवल लंबी टांगें पसंद हैं। इत्तेफाक से मेरी लंबाई 1.72 मीटर है। आंटी, आपका क्या हाल है? क्या आप 1.7 मीटर से ऊपर हैं? कॉल कट गई। खेल भी खत्म हो गया। आखिरी हिस्से में मुझे बुरी तरह छकाया गया। फिर कोर्ट पर मौजूद सबकी नजरों के बीच मैं उस सुंदरी के पास गया, पानी की बोतल ली और उसे गटक गया। प्रसिद्ध फूल का एक मालिक है। मैंने उन लड़कों को नजरअंदाज किया। शिया नुआन के हाथ में फोन देखकर पूछा, मुझे ढूंढ रही थी? शिया नुआन मुस्कुराई और सिर हिलाया। हैरेसमेंट कॉल था। तुम्हें कोर्ट पर इतनी बुरी तरह पिटते देख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए समय बिताने के लिए कॉल उठा लिया। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम बूढ़े हो रहे हो और तुम्हारी सहन शक्ति खत्म हो गई है। चूंकि यहां एक वर्ल्ड क्लास सुंदरी है, तो ये किसी उत्तेजक दवा, स्टिमुलेंट से कहीं ज्यादा असरदार है। चलो चलें। जैसे ही मैंने बात खत्म की, पीछे से बॉल ड्रिबल करने की आवाज आई। जिस लड़के ने कई बार डंक मारा था वो मेरे पीछे आया और 1-on-1 के लिए कहा। मैंने मना नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि मैं पूरी तरह हार गया। लड़का बहुत खुश था। उसे लगा कि उसे देवी की कृपा मिलेगी, लेकिन उसने पाया कि देवी मुझ पर हंस रही थी। और जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें पाले जैसी ठंडी थीं। शहर के एक आलीशान अपार्टमेंट में एक महिला गुस्से में आईने के सामने खड़ी थी और अपने दांत पीस रही थी। 1.72 मीटर। तुम्हें गर्व है? ये बहन 1.8 मीटर की है। धिक्कार है, पैमाना सही नहीं है। ये 1.66 कैसे है? मैं जल्दी लेट गया। शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था और तुरंत सो गया। मास्टर बेडरूम में सो रही शिया नुआन मेरे पुराने फोन के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। उसे लगा कि कुछ सही नहीं है। क्या शूई का बाहर कोई चक्कर है?
क्या ऐसा हो सकता है कि तलाक से पहले ही उसका किसी से संबंध हो? हालांकि उसने नहीं कहा था कि वह मुझे पसंद करती है, लेकिन तलाक के 2 दिन बाद ही ये सब। शिया नुआन और भी नाराज हो गई। उसने एक नंबर डायल किया, कॉल तुरंत उठा ली गई। मैनेजर ली, इतनी रात को आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूं। आप अभी सोए तो नहीं हैं? कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट का कॉल हो तो कोई कैसे कह सकता है कि वह सो रहा है? शिया नुआन ने मुस्कुराते हुए बात जारी रखी। मैंने सुना है कि आपने कुछ दिन पहले सालाना छुट्टी के लिए आवेदन किया था और उसे खारिज कर दिया गया था। क्या घर पर कुछ बात है? ठीक है, कल शनिवार और रविवार है। आप 2 दिन और छुट्टी ले सकते हैं। क्या इतना काफी है? फिर थोड़ी देर गप्पे मारने के बाद शिया नुआन मुद्दे पर आई। मैनेजर ली, मैंने कंपनी के लोगों से सुना है कि आपके कम्युनिकेशंस विभाग में काम करते हैं। मेरे पास यहाँ एक नंबर है। क्या आप इसे चेक करने में मदद कर सकते हैं? कोई जल्दी नहीं है, बस मुझे बता दीजिएगा जब आपके पास समय हो। बस देख लीजिए कि सिम कार्ड किसके नाम पर है। लगभग आधे घंटे बाद मैनेजर ली का वापस फोन आया। छुट्टी की खातिर उसने अपने पति को आधी रात को कंपनी पहुंचाया था ताकि नंबर के मालिक की जांच की जा सके। दुर्भाग्य से उस फोन नंबर की परमिशन बहुत हाई थी और उसे चेक नहीं किया जा सका। शिया नुआन बेड पर बैठी उस फोन नंबर को देख रही थी और बड़बड़ाई, ये नंबर, ये कोई बहुत हाई लेवल यूजर है। वीकेंड की जिंदगी बहुत सपाट थी। शिया नुआन अपने पुराने व्यक्तित्व में लौट आई थी, खुद को कमरे में बंद करके काम में व्यस्त रहती थी। सोमवार की सुबह शिया नुआन ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और काम पर चली गई। जाने से पहले उसने पूछा कि क्या मुझे छोड़ने की जरूरत है? मैंने सिर हिला दिया। मेरी सासू माँ अपनी इस खूबसूरत बेटी को पूरी तरह भूल गई लगती थी। न कोई कॉल, न कुछ। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि न सासू माँ का फोन आया, न उस विदेश वाले आदमी का। क्या शिया नुआन ने वाकई उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है? उसे नहीं पता था कि समुद्र के दूसरी पार एक आदमी अपने बिस्तर पर पड़ा था, जीने की इच्छा खो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिया नुआन क्या कर रही है। उसने अपने असिस्टेंट को फोन किया और जवाब मिला कि युवा जोड़ा हनीमून पर गया है। डूजी तिंग गुस्से से लगभग मर ही गया। जब मैं वापस आऊंगा तो सबसे पहले शुई से निपटूंगा। कंपनी पहुंचकर मैं अब समझदार हो गया था। ग्लोरी ग्रुप के सामने वाले प्लाजा को पार करते समय मुझे डर था कि कहीं वह तेज तर्रार महिला मुझे फिर से टक्कर न मार दे। इन 3 सालों में शिया नुआन के साथ रहते हुए मैं अमीर और गरीब के बीच के अंतर को अच्छी तरह जान गया था और साथ ही मेरे मन में सुंदरियों के प्रति थोड़ा प्रतिरोध भी पैदा हो गया था। बाहर से जो लड़की एकदम सलीकेदार और चमक धमक वाली दिखती है, घर पर उसके शिया नुआन जैसी होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि शिया नुआन कहती थी कि अकेले रहने वाली 90% महिलाएं लगभग वैसी ही होती हैं। इस एक वाक्य ने मेरे मन की सारी खूबसूरती को तोड़ दिया था। खैर, सुरक्षित रूप से ग्लोरी ग्रुप के दरवाजे से अंदर कदम रखते हुए इस बार कंपनी का स्टाफ काम पर आ चुका था। वापस सूट पहनकर मैं और भी हैंडसम लग रहा था। फ्रंट डेस्क पर पहुंचकर मैंने अपना आईडी निकाला और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया। साइन करने के बाद फ्रंट डेस्क पर बैठी युवती ने एक कैंडी निकाली और उसे अनुबंध पर रख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, ग्लोरी ग्रुप में आपका स्वागत है। ये कैंडी कंपनी की ओर से एक स्वागत उपहार है जो कल की कड़वाहट को भूल जाने का प्रतीक है। ग्लोरी में काम करना मीठा है। लड़की का चेहरा गोल और प्यारा था। मैं मुस्कुराया और बस जवाब देने ही वाला था